नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का MPPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट डिकोड कर रहे हैं। यूनिट वाइज हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस यूनिट में हमें कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए और कितनी डेप्थ तक हमें जाना चाहिए, ताकि निश्चित ही हमें जल्द से जल्द सफलता प्राप्त हो सके। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की यूनिट 6 जो कि इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश की यूनिट है, भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि इस यूनिट में हमें किन किन सोर्सेज को फॉलो करना चाहिए और किस किस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए और कितनी डेप्थ तक पढ़ना चाहिए। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इसमें हमें किन किन सोर्सेज को प्रेफर करना चाहिए। देखिए मित्रों, मार्केट में 2-3 पब्लिकेशंस की बुक हैं, उनको मैं क्रम से आपको समझाता हूँ कि किसकी क्या खासियत है। सबसे पहले जो वन स्टॉप सॉल्यूशन इस यूनिट के लिए हो सकता है वो हो सकता है निर्माण IAS की बुक, क्योंकि इसमें सिलेबस पूरा कंप्लीटली आपको मिल जाएगा। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अर्थात इंडिया के इकोनॉमी का भी जो पोर्शन है, आप सिलेबस में देख पा रहे हैं कि ये शुरुआत के जो यहाँ तक के पॉइंट हैं ये हैं MP की इकोनॉमी। हालांकि MP की इकोनॉमी का वेटेज ज़्यादा है सिलेबस में इस यूनिट में। इसके बाद के जो पॉइंट्स हैं लास्ट के, ये हैं इंडियन इकोनॉमी के। इसलिए जो निर्माण IAS ने ये बुक निकाली हुई है यूनिट 6 के लिए, वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। उसमें आपकी दोनों इकोनॉमिक्स के पोर्शन कवर हो जाएंगे और इसके साथ आपको MCQ की भी बुक मिलेगी, जिससे आप MCQ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे क्रम में आती है हमारे पास परीक्षा धाम की बुक। परीक्षा धाम की बुक है और एक है तथ्यवान की बुक। देखिए, दोनों ही बुक जो हैं वो MP GK के लिए आती हैं। इनमें MP GK के हिसाब से MP के इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन इंक्लूडेड रहता है। तो परीक्षा धाम की बुक में भी उन्हें अपडेटेड एडिशन में आपको ये बौद्धिक संपदा अधिकार और जो भी इसमें नया पोर्शन ऐड हुआ है, ये सारा पोर्शन आपको मिल जाएगा। बस इसमें दिक्कत ये है कि जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो आपको कहीं और से कवर करना पड़ेगा। ऐसे ही जो तथ्यवान की द ग्रंथम बुक है, उसमें भी आपको मध्य प्रदेश की इकोनॉमी वाला पोर्शन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन आप कहीं और से कवर करें। तो मित्रों, ये 3 सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं। जो लोग डिटेलिंग में पढ़ना पसंद कर सकते हैं तो वो निर्माण IAS की बुक को प्रेफर करें, और ये आपको इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन भी कवर करके देती है। तो चलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं कि इस यूनिट को हमें कैसे तैयार करना है और कितनी डेप्थ तक तैयार करना है। देखिए, फोकस एरियाज़ में वैसे तो हमें प्रीलिम्स के सारे ही सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन एक स्ट्रेटजी होती है कि किस पॉइंट पे हम कितने डेप्थ तक जाएं। तो वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, हमें जर्नलिस्ट बनना है। हमें जनरल नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए हर विषय पे। जो भी यहाँ पे टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, हमें उसका जनरल नॉलेज चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर हमें उसका बिल्कुल स्पेसिफिक फील्ड का ज्ञान लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारे सिलेबस का पहला पॉइंट देखते हैं। मैं सिलेबस को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरे राइट पे जो आयोग के द्वारा हमें सिलेबस प्रदान किया गया है, उसमें पहला पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति। इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान स्थिति मतलब जो भी एस्पिरेंट्स जिस समय एग्ज़ाम देने जाएं, अभी 2025 का एग्ज़ाम आने वाला है, तो 2025 में क्या स्थिति होगी मध्य प्रदेश की इंडिया में, 2025 में मध्य प्रदेश कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी में, वो देखा जाएगा। जो विद्यार्थी आगे चलकर इस वीडियो को देखेंगे और इस सिलेबस को पढ़ेंगे, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि इस वर्तमान स्थिति वाले पॉइंट पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि वर्तमान स्थिति
पेपर की डेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। यदि आप 2026 में एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ डाटा बदल जाएगा, शायद एमपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए घट जाए, इसलिए इस पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दें। इसमें हमें क्या क्या देखना है, एमपी का कंट्रीब्यूशन क्या है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि भाई एमपी भारत की जीडीपी में कितना योगदान दे रहा है, भारत की ग्रॉस वैल्यू एडिशन में कितना योगदान दे रहा है, भारत के प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में भारत में मध्य प्रदेश का क्या योगदान है। इसके बाद इसी में हम प्राइमरी क्षेत्र में क्रॉप्स भी देखेंगे और टर्शियरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर देखेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में हम इंडस्ट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कुल मिला के एम्प्लॉयमेंट में कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया लेवल पे, पॉवर्टी कितनी है, ये सारी चीज़ें इस वाले पॉइंट में कवर की जाएंगी। इसमें मेनली आपको डेटा पे ध्यान देना है, ये डेटा वाला पॉइंट है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है भारत की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। देखिए यहाँ आप जनसंख्या पे वैसे मत चले जाना जैसे सेंसस समझ लो आप इसे, सेंसस नहीं है ये है डेवलपमेंट की बात हो रही है। विकास वर्ड लग गया ना यहाँ पे, तो ये डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो शिक्षा में क्या डेवलपमेंट हुआ एमपी में, स्वास्थ्य में क्या डेवलपमेंट हुआ और स्किल में क्या डेवलपमेंट हुआ, इसमें मेनली स्कीम्स पे ध्यान देना है। स्कीम्स एजुकेशन को लेके कोई भी स्कीम चल रही हो उस पे ध्यान दो। हेल्थ को लेके मिशन इंद्रधनुष, नेशनल हेल्थ पॉलिसी, न्यू हेल्थ पॉलिसी, कोई भी चीज़, हेल्थ आईडी जो आजकल बनाए जा रहे हैं, आयुष्मान भारत, ये सारी चीज़ें आप थोड़े से ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि स्वास्थ्य क्लियरली एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है हमारे सिलेबस में। इसके बाद इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हेल्थ इंडिकेटर्स, जैसे आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इतना है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट इतना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इतना है। तो ये सब आपको जो रेट वगैरह रहते हैं ना, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये हेल्थ इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको। ये सब सर्वे होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सर्वे करते रहते हैं टाइम टाइम पे। ये सारा डाटा आपको बुक्स में मिलेगा। तो इन सर्वे और डाटास के इंडिकेटर्स को आपको ध्यान से पढ़ना है। इस क्षेत्र से, इस पॉइंट से ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद जो एजुकेशन वाला पॉइंट है, एजुकेशन में देखिए जो हमारे मध्य प्रदेश में संस्थान है, जैसे यूनिवर्सिटी कितनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी कहाँ है, भोपाल में, जबलपुर में है। इसके बाद मैनेट भोपाल है, तो वो कब बना, एम्स का एम्स को इस्टेब्लिश कब किया गया, आईआईटी इंदौर कब बना, आईआईटी आईआईएम किस शहर में है। तो ये सारी चीज़ें एजुकेशन को लेके आपको याद रखनी है। स्किल डेवलपमेंट में देखिए अभी स्किल इंडिया मिशन भी चल रहा है और स्किल डेवलपमेंट पे सरकार ध्यान भी काफ़ी दे रही है। तो कौशल को लेके जो स्कीम चलती रहती हैं, प्रधानमंत्री कौशल संवर्धन योजना, इस तरीके से जो चीज़ें हैं, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, इस तरीके से जो भी सेंट्रल और स्टेट दोनों की स्कीम आप इसमें देखिएगा। वैसे एमपी की ज़्यादा ध्यान देना, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई बहुत बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है जैसे स्टार्टअप इंडिया, इस तरीके की चीज़ें, बड़ी स्कीम देख लेना। और इसमें डाटा पे ध्यान देना कि भाई कि एमपी में कितने परसेंट जो है वो लिटरेसी रेट बढ़ा है, स्किल डेवलपमेंट में कितना परसेंट ग्रोथ हुई है, ये सब चीज़ें, स्टार्टअप में कितने परसेंट ग्रोथ हुई, ये इसमें आपको इन पॉइंट्स में अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट आता है सतत विकास लक्ष्य। देखिए ये जो पॉइंट है ना, सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति, साथ में उनने मध्य प्रदेश को जोड़ दिया, मतलब हमें मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहना है। अब इसके बाद ना, अब 7th यूनिट, ये यूनिट में डिकोड कर चुका हूँ। मैंने बोला था कि ये टॉपिक 2 जगह रिपीटेड है। देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है सतत विकास की अवधारणा, SDG। तो जब हम यहाँ सतत विकास लक्ष्य पढ़ रहे हैं और यहाँ सतत विकास लक्ष्य पढ़ रहे हैं, तो यहाँ इनने लिख रखा है मध्य प्रदेश की प्रगति, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सतत विकास लक्ष्य सेम ही है, हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन पे दुनिया भर के सारे देश जिनको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं।
उन्हीं का स्टेट वाइज रैंकिंग, उनमें स्टेट वाइज क्या प्रोग्रेस हुई, ये सारे डाटा हमारे नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। HDG इंडिया इंडेक्स करके रिपोर्ट आती है। तो जब आप इस यूनिट के लिए पढ़ेंगे तो आप मध्य प्रदेश पे फोकस रखेंगे कि भाई MP ने कौन से, जैसे HDG 1 है नो पॉवर्टी, तो उसमें MP की रैंक कितनी है। फिर कोई HDG 6 में रैंक कितनी है, HDG 13 क्लाइमेट चेंज में MP की रैंक कितनी है। इस तरीके से आपको MP की रैंक याद रखनी है, इसका डाटा याद रखना है, इसमें भी कुछ स्कोर मिलता है वो भी आपको याद रखना है, और सिलेबस में दो जगह दिया है तो थोड़ा सा इसे अच्छे से ही पढ़ लेना। अब HDG भी आप पूरे 17 के 17 याद कर लेना, अपनी टेबल पे चिपका लेना, उन्हें रिवाइज करते रहा करो। देखो HDG तो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मेंस में भी काम आएंगे, बीच बीच में आप कहीं भी उनको बीच में कहीं भी जोड़ सकते हैं कि भाई हम कोई भी स्कीम चला रहे हैं या आपने रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ा तो तुरंत उसमें HDG जोड़ दिया कि भाई हम एनर्जी इफिशियंसी के लिए काम कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को कम करेंगे, ऐसे करके। तो 100% चांस है दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम हमारे फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग MSME अधोसंरचना का विकास। अब ये जो पॉइंट है देखो, कृषि उद्योग और MSME, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको MP की ज्योग्राफी में भी मिलेंगी। यहाँ भी आपने फसलें पढ़ी मतलब कृषि पढ़ी, उद्योग पढ़े, और MSME वही उद्योग में ही आ जाता है। लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे क्यों दिया गया है दोबारा से, देखो क्या है, जब हम ज्योग्राफी में चीज़ें पढ़ते हैं तो हम उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को देखने के लिए पढ़ते हैं कि भाई एग्रीकल्चर है तो गेहूं की खेती किस हिसाब से कहाँ गेहूं की पैदावार की जा सकती है, किस कंडीशंस में इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सकता है। कि जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री हुई हमारे MP में, तो वो विंध्यास के रीजन में रीवा सतना में फोकस्ड है, वहाँ उनका क्लस्टर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, क्योंकि विंध्यास में लाइमस्टोन मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, तो वहाँ हम उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस देख रहे थे। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, हमें उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस पे फोकस करना है। एग्रीकल्चर में हम क्या देखेंगे कि भाई एग्रीकल्चर में कितने % मध्य प्रदेश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम करती है, एग्रीकल्चर का GDP में कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का GVA में कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का लास्ट 5 साल में क्या ग्रोथ रेट रहा। ऐसे ही सेम हम इंडस्ट्रीज़ के लिए देखेंगे कि भाई सेकेंडरी सेक्टर में किस इंडस्ट्री का टॉप में कंट्रीब्यूशन चल रहा है, कौन सी इंडस्ट्रीज से सबसे ज़्यादा हमें रेवेन्यू मिल रहा है। ऐसे ही MSME, देखो ये अलग से टॉपिक इसलिए लिखा है क्योंकि अभी सरकार का पूरा फोकस है MSME की ग्रोथ पे, छोटे एवं मध्यम एवं लघु उद्योग इनको बढ़ावा देने में। इसमें एक पॉइंट तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से इनकी डेफिनेशन याद रख लेना कि भाई एक होता है स्मॉल, एक होता है माइक्रो, एक होता है मीडियम, एक होता है स्मॉल। इनका क्या क्राइटेरिया है, इनका क्या क्राइटेरिया है कि कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और कितना टर्नओवर होना चाहिए। ये एक छोटी सी टेबल है, आप इसे ऐसे 1, 10, 50 और 5, 50, 250, तो स्मॉल, मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम करके इनका ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये हो गया इनका टर्नओवर, ये होना चाहिए। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन याद कर लेना, और MP में देखना कि कितने MSME इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुए हैं अभी रिसेंट में, कितने इंडस्ट्रीज़ रजिस्टर्ड हैं और उनने कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। ये मेनली MSME हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट में, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में ला सकें। इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे MP का आएगा उसका आप डाटा देखने की कोशिश करना, ठीक है मित्रों। तो डाटा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पॉइंट भी हम वैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता क्या है, रोड, रेलवेज़ और हमारा वायुयान सेवाएं, इस तरीके की चीज़ें ये आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में।
तो ये वैसे आप ज्योग्राफी में भी पढ़ के आए हैं, ये वो सेम ही है। इधर भी आप थोड़े अच्छे से पढ़ लेना कि भाई नेशनल हाईवे कौन सा है सबसे लंबा। टॉप 3 के नेशनल हाईवे याद रखना, बल्कि टॉप 5 के रखना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और सबसे बड़े, सबसे छोटे, फिर कौन सा नेशनल हाईवे किस साइड से निकल रहा है, थोड़ा उसे विजुअलाइज करने की कोशिश करना। अभी एक्सप्रेस वेज भी बन रहे हैं, उनकी लंबाई याद रख लेना। और फैक्चुअल उसमें डाटा ध्यान देना उन चीज़ों पे। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा पॉइंट कवर हो गया। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट पर। सिलेबस आप देखते चलना। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, देखिए मैं भी इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ, पर मेरे इस संज्ञान में और मेरे अनुभव में ये आया है कि MPPSC में हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि मेरा दायित्व बनता है कि मैं हिंदी मीडियम के सिलेबस को यहाँ पुट करूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों ही माध्यम में मैं कुशल तरीके से आपको समझा सकूँ। तो चलिए अब हम हमारा 5वां पॉइंट देखते हैं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं ODOP। देखिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये हमारी आत्मनिर्भर भारत की पहल पर मध्य प्रदेश सरकार का एक मिशन है। तो इसमें ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ODOP अलग है। तो इसमें हमें क्या याद रखना है कि ये कब स्टार्ट हुआ, किसने, तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। इसके बाद इसमें कितने, इसके द्वारा इसके कितने पिलर्स हैं। जैसे इसके 4 पिलर हैं, तो चारों पिलर्स के नाम याद रखो, क्योंकि वो आपको ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है कि इनमें से कौन सा पिलर नहीं है। पिलर मतलब स्तंभ, कि भाई आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ हैं, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके से 4 उसके स्तंभ हैं। तो वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको चारों याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये पिलर से याद रखना। पिलर्स के अंदर 7-8 मिशन है, मिशन बोधि, मिशन दक्ष। तो पूछ लेगा मिशन बोधि किस पिलर के अंदर आ रहा है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के अंदर आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है, मिशन निर्माण किसके अंदर आ रहा है। तो ये इस तरीके से छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें डाटा याद रखना थोड़ा सा, इसमें डेट याद रखना, कब स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आप याद रखना, और मिशन और पिलर। इसके बाद आता है ODOP। देखो ODOP बहुत ईजी है, बस ये देखना कि भाई ये इसमें सेंटर का भी देख लेना थोड़ा सा, कि सेंटर में कौन सी मिनिस्ट्री ODOP इशू करती है, कौन सी मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है कि ODOP ये घोषित हो रहा है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज याद रख लेना कि भाई ODOP किस ज़िले का कौन सा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। जैसे भाई आप विदिशा का देखोगे तो कृषि यंत्र हमारे ODOP में शामिल हैं। ऐसे ही आप कहीं और का देखोगे कि भाई जैसे आप वहाँ चले गए, सिवनी का चले गए, तो सिवनी का क्या है, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल। तो इस तरीके से अलग अलग ज़िले के अलग अलग ODOP हैं। तो ये आप बिल्कुल ODOP की लिस्ट याद कर लेना। ये मैच द कॉलम में भी आ सकती है, इसका मैच द कॉलम बनाने को भी वो दे सकते हैं ODOP का, क्योंकि ये काफ़ी इजी टॉपिक है। बस देखिए PSC में सरल ही चीज़ गलत होती है, कठिन क्वेश्चन तो आप कर लोगे, गारंटी है मेरी, आप कठिन क्वेश्चन सही करके आओगे, गलत करके आओगे आप सरल क्वेश्चन, वही आपका कट ऑफ रुक पाएगा। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। अब अपन इसके 6th पॉइंट को कवर करते हैं। मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन MP। देखो सबके बाद MP लगा दिया इनने, तो इसमें हमें MP तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाना है। सबसे पहले तो आप इसमें जानो कि IPR होते क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या, कितने टाइप के IPR होते हैं, कौन से एक्ट हैं। जैसे आप कॉपीराइट एक्ट देखोगे तो जैसे GI टैग का एक्ट है वो 1999 में आया, कॉपीराइट एक्ट शायद 1957 में आया। तो और फिर जैसे GI टैग है तो कितने साल के लिए दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। पेटेंट कितने साल के लिए दिया जाता है, 20 साल के लिए। कॉपीराइट कितने साल के लिए दिया जाता है। इस तरीके से इनके ड्यूरेशन देखो, कौन से एक्ट से आ रहे हैं ये देखो, कितने टाइप के ये सारे IPR होते हैं ये देखो। इधर से क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद आप देखो MP में उनका क्या डेवलपमेंट हुआ। जैसे इसका डाटा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ऐसे 120% इंक्रीज़ हुआ IPR। इस तरीके से जो इसका डाटा है ना बियॉन्ड 100% चलता है। तो इसका डाटा इकोनॉमिक सर्विस है। जैसे आप इसका डाटा आपको
जो भी आप बुक परचेस करेंगे उसमें मिल ही जाएगा। वो आप दो तीन डाटा होंगे, आप अच्छे से याद कर लेना। देखो इसमें मैंने ये लिखा है डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आएंगे। डायरेक्ट हिट का मतलब क्या होता है, जैसे IPR आपने पढ़ लिए, सीधा आ जाएगा कि GI टैग कितने सालों के लिए इशू होता है, फटाक से आपने पढ़ा है तो आप सीधा 10 टिक करोगे। ऐसे ही इसका डाटा है, डाटा भी छोटा सा डाटा रहता है, 2-3 चीज़ें रहती हैं, बस उन्हें रट लो। ठीक है, तो सरल क्वेश्चन में गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लोकेंद्र भैया की ये बात याद रखना, सरल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सरल जो गलत करके आ रहा है उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, सरल को सही करके आना है। कठिन तो फिर या तो सब सही कर ही लेंगे या फिर सबका ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग एवं सेवा, ये है हमारा 7वां पॉइंट। देखिए इसमें थोड़े से पॉइंट्स दूसरे यूनिट्स के अपेक्षा ये थोड़ी सी यूनिट आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन ये यूनिट बड़ी नहीं है। इसमें आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप जैसे निर्माण की बुक भी कोई परचेस करेगा तो उसे काफ़ी मोटी दिखेगी, तो आपको उस बुक में से भी सारी चीज़ें एकदम रटनी नहीं है, आपको अपने काम काम की चीज़ें रटनी है। आप ये वीडियो देखो, इसमें जो मैंने बताया है आप उन पॉइंट्स पे फोकस करो, आपको वो बुक बहुत कम लगने लगेगी। बुक के साइज पे मत जाया करो, अपन को तो उसकी उसकी दक्षता पे जाना है कि भाई बुक कितनी इफिशिएंट है, उसमें एरर है या नहीं है। तो हमें ऐसी बुक चूज़ करनी है इसमें एरर्स कम हो और उसमें सारा हमारा कंटेंट मिल जाए, बस वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाए। इसलिए आप बुक के साइज पे कभी मत जाना, उसके कंटेंट पे जाना। ठीक है मित्रों, अब हम 7वां पॉइंट की बात करते हैं, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियां, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र। अब यहाँ से इंडियन इकोनॉमी चालू हुई। अब इंडियन इकोनॉमी में हमें, इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन तो और सरल है, इसमें हमें बिल्कुल भी ज़्यादा डीप में ही जाना। इसमें सबसे सही है कि भाई एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज ने लिख के दिया। इन हमें हमने ज्योग्राफी में तो सारी चीज़ें इनकी पढ़ी ली है ना, कि इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ है, आयरन और आयरन की इंडस्ट्री कहाँ है, स्टील वगैरह, ये सारी चीज़ें, केमिकल वगैरह। एग्रीकल्चर भी हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ा। इसमें हमें पढ़ना है इसका इकोनॉमिक एंगल, वही सेम टू सेम। GDP में एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रीज़ का क्या है, सर्विस सेक्टर का क्या है, सर्विस सेक्टर में कितने % ग्रोथ रेट हो रही है, इंडस्ट्री में कितने % की ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर में लास्ट 2 ईयर्स में कितना % ग्रोथ रेट देखा गया। ये सारी चीज़ें इसमें मेनली, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आता है आप उसको याद करिएगा, बुक में आपको मिल जाएगा। डाटा पे फोकस करना है, इकोनॉमी मतलब डाटा। आप जानते हो ना, आप स्टॉक मार्केट चला रहे होगे, अभी बहुत सारे लोग स्टॉक्स में पैसा वैसा लगाते रहते हैं, और जो भी दुनिया में चल रहा है वो डाटा के बेसिस पे ही चल रहा है, डाटा की ही कीमत है। तो इकोनॉमी तो पूरी डाटा पे चलती है, तो आप डाटा से बिल्कुल मत भागना। इसमें डाटा को रिमेम्बर करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ ट्रिक बनाओ, दिमाग में रखो उसे। ज़्यादा फिर भी नहीं है, थोड़ी सा डाटा है, याद कर लेना। अब हम हमारे 8वां पॉइंट पर आते हैं, सेकंड लास्ट पॉइंट है ये हमारा। ये है, ये देखो बहुत अच्छा पॉइंट है। अब जो 8वां और 9वां पॉइंट आएंगे ना, ये भी आपके एक हिसाब से डायरेक्ट हिट ही है, इनको बस आपको रटना है। इनको आपने इनको रट लिया ना, तो गारंटी है मेरी, इनका क्वेश्चन गलत नहीं होएगा आपसे। ऊपर भले थोड़ा बहुत कहीं डाटा आ गया, मान लो डाटा पूरा याद नहीं रह पाता सब बच्चों को, तो हो सकता है, लेकिन ये जो नीचे के 2 पॉइंट हैं इनसे तो आप बहुत अच्छा गेन ले सकते हो। इसमें सबसे पहला पॉइंट है भाई रिजर्व बैंक। देखो रिजर्व बैंक ना हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। RBI तो आपको रटा होना चाहिए। RBI का पहला गवर्नर कौन, पहला भारतीय गवर्नर कौन, कब बना, कौन से एक्ट से बना, कौन सी धारा के तहत बना, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, कितने गवर्निंग बोर्ड में मेंबर रहते हैं, इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कब से बनना चालू हुई, कितने मेंबर हैं, गवर्नमेंट के कितने, RBI के कितने, आपको ईच एंड एवरीथिंग, RBI के कितने रीजनल ऑफिस, सब आप RBI का रट लो। RBI से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि हमारी प्रीमियम सेंट्रल बैंक है और उसी के द्वारा हमारे देश में सारी मनी को कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद पॉइंट आता है वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक, जैसे SBI, पंजाब नेशनल, ICI, सिडबी। तो इनमें क्या याद रखना है आपको कि ये कब बने, ईयर, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। और बीच में क्या आपको बैंक का मर्जर भी आएगा, कि जैसे मोदी गवर्नमेंट बनने के बाद इनने बहुत सारे बैंक्स को मर्ज किया एक दूसरे में, और पहले भी हुए हैं इससे पहले, है ना। और एक चीज़ और, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स भी देख लेना।
2 बार हमारे देश में नेशनलाइजेशन हुआ है। इस पे पहले भी नेशनलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो नेशनलाइजेशन आप देख लेना। और कमर्शियल बैंक्स में ईयर, हेडक्वार्टर याद रखना, और चाहो तो बड़ी बड़ी बैंक्स के चेयरमैन देख लेना, खासतौर पे SBI का चेयरमैन वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा सेबी का। सेबी अलग से लिखा है, सेबी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। देखो सेबी का एक्ट आया, फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बनी, सांविधिक संस्था बनी, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके कितने बोर्ड ऑफ मेंबर्स रहते हैं, एक्ट कौन सा है इसका। जैसे अभी माधवीपुरी बुच पहली महिला सेबी चेयरमैन बनी थी, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। और वही अपना ईयर वगैरह, और कोई रिपोर्ट यदि सेबी से निकलती हो तो वो भी देख लेना। इसके बाद आते हैं NBFC, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। देखो अभी तक है ना, मैंने इस पॉइंट से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया अपने PSC में, नहीं देखा, क्योंकि अभी तक क्या है कि अभी ऊपर के पॉइंट से क्वेश्चन आ रहे थे। देखो ये जो NBFC का पॉइंट है ना, ये बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देंगे। इसमें है कुछ, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्वेश्चन बनाने लायक ही कुछ नहीं है। इसमें एक ही क्वेश्चन बन सकता है कि जो जैसे अदर बैंक्स जो रहती है ना, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में रजिस्टर होती हैं, लेकिन जो NBFC बैंक होती है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होती हैं। ये इनका बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर इसका क्राइटेरिया देख लेना कि भाई NBFC क्या क्या सुविधाएं दे सकता है। NBFC एक नॉर्मल बैंक से कैसे अलग है, बस ये आप देख लेना। नेट पे आप सर्च करोगे ना NBFC, UPSC के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो बस उससे समझो इस पॉइंट को आप, बल्कि रटने की बजाय समझो कि NBFC क्या है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब लास्ट पॉइंट आता है भाई मेरे, भारत की विदेशी व्यापार नीतियाँ, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, और फिर G20, सार्क और आसियान। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अभी हमारी लेटेस्ट आई है, अप्रैल 2023 से लागू हुई। इसको बहुत अच्छे से देख लेना कि भाई इसमें हमने क्या हमारे टारगेट्स रखे हैं, कि हम कितने परसेंट फॉरेक्स रिजर्व रख रहे हैं, कितने परसेंट हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, क्या हमारे रेट्स हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर टैरिफ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इसमें थोड़ा सा देख लेना। इसका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 भी आप नेट पे डालोगे तो आपको मिल जाएगी, वैसे तो निर्माण वगैरह की बुक में सब दे रखा है। और इसके बाद थोड़ा सा इतिहास देख लेना फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ का, वही विदेशी व्यापार नीतियों का इतिहास देख लेना कि भाई पहली कौन सी डेट पे पहली पॉलिसी आई थी, उसमें क्या हमने वो रखा था, पहली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कौन से मिनिस्टर ने अनाउंस की थी। यदि मैं गलत नहीं हूँ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शायद इस पहली पॉलिसी लेके आए थे वो। तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट आप कवर करना। इसके बाद देखो एक आते हैं फ्री के नंबर। फ्री के नंबर कैसे आएंगे आपके, ये 3 पॉइंट्स हैं। इन 3 पॉइंट में कुछ नहीं है। G20, सार्क, आसियान, आप करंट अफेयर पढ़ते रहते हो, हर साल G20 की समिट होती रहती है, तो आपको रिवीजन भी इनका होता रहता है। इनमें सबसे ये तीनों पॉइंट अलग से लिखे हैं ना हमारे सिलेबस में, तो अलग से लिखे हैं मतलब उनसे डायरेक्टली ही क्वेश्चन आ जाएगा बिल्कुल। G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो G20 का तो कहीं भी वो नहीं है, उसका हेडक्वार्टर, उसका तो हर साल वो चेंज होता रहता है रोटेशन से। तो ऐसी चीज़ें कि भाई सार्क का कहाँ है, कि भाई नेपाल में है काठमांडू में, कि बांग्लादेश के ढाका में, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर याद रखो, पहला सत्र कब हुआ, पहला सेशन कब हुआ, कब ये ऑर्गेनाइजेशन बने, है ना। और लेटेस्ट समिट याद रखो, लेटेस्ट इसकी समिट कब हुई थी। जैसे अभी G20 की हुई थी ना वहाँ पे ब्राज़ील में, तो अभी लेटेस्ट कहाँ हुई और नेक्स्ट कहाँ होने वाली है, ये आपको याद रखना है। अब भारत के संदर्भ में इनको देखना है कि भारत G20 का सदस्य कब बना, सार्क का कब बना, आसियान का कब बना, पहले कोई एसोसिएट मेंबर बना हो या डायलॉग पार्टनर बना हो, वो भी याद रखना है। भारत ने कब इनकी अध्यक्षता की, वो भी याद रखना है। और वर्तमान का इनका अध्यक्ष कौन है। बस ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनमें आप कवर करना। अब देखो इनमें आप ना गलती मत करना, ऐसा मत सोचना कि यार ये तो छोटे से पॉइंट है, ये तो मैं 2 मिनट में पढ़ लूँगा। बच्चों की ये मानसिकता रहती है कि वो ज़्यादा ही बड़े बड़े पॉइंटों के पीछे पड़े रहते हैं, यार ये कठिन है ये पढ़ लेता हूँ। तो उसमें क्या छोटी चीज़ गलत हो जाती है। अब इसमें डायरेक्ट यदि उसने सार्क की डेट पूछ ली तो आप उसमें ही कन्फ्यूज हो जाओगे यार कि अगस्त 1967 था कि अक्टूबर 1967 था,
तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इनको एक 2-2 3-3 बार रिवाइज़ करके जाना। आसान चीज़ ही देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आसान ही प्रीलिम्स में सिलेक्शन कराएगा आपका, कठिन सिलेक्शन नहीं कराएगा। इसलिए आसान चीज़ को गलत नहीं करना है, आसान चीज़ को हल्के में नहीं लेना है, उसे बार बार रिवाइज करके जाना है। ठीक है मित्रों, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। और मैं मेरे साथी मित्रों को बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, ये जो हमारी डिस्कशन डिकोडिंग सीरीज चल रही है, ये हमारी 50 डेज़ लास्ट 50 डेज़ स्ट्रेटजी के आधार पर ही मैं इन वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। तो जो लोग 16 फरवरी 2025 का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप पहले 50 डेज़ स्ट्रेटजी का वीडियो देख लें। तो उसी क्रम में आप जो उसमें स्ट्रेटजी बताई गई है, उसमें आप सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास करें। तो निश्चित ही आप एक टाइम बाउंड मैनर में सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और इन वीडियोस का भी लाभ उठा पाएंगे। एवं भविष्य में भी जो व्यक्ति मेरे वीडियोस देखेंगे, तो उनके लिए भी ये इक्वली इम्पोर्टेंट है। वो अपनी परीक्षा योजना इन वीडियोस के आधार पर तैयार कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के डिस्कशन में इतना ही मित्रों। यदि आपको ये डिस्कशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इनिशिएटिव के बारे में बताएं। धन्यवाद।